हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अब लेक्चर नंबर 9th फर्स्ट चैप्टर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस 9th लेक्चर में हम लोग, जैसा कि हम लोग अब तक इस लेक्चर में हम लोग एरर एनालिसिस पे बात कर रहे हैं और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग लेक्चर नंबर 7th में समझ लिया। कैसे इस पे फॉर्मूले होते हैं, क्या एरर का मतलब होता है, क्यों निकालते हैं, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7th में पूरी कर ली। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने बहुत बेसिक एकदम स्टार्टिंग से एकदम ज़ीरो से कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले पूरे कह सकते हो कि जो भी फॉर्मूले हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले, उनको यूज़ करने का तरीका सिखाने वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में किया। बहुत एलिमेंट्री बेसिक लेवल पे थे जहाँ से हमको शुरुआत करनी है, क्योंकि तुमको पता है कि इस चैनल पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि हम लोग फिज़िक्स में बहुत ज़ीरो लेवल से एकदम हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। तो जिस बच्चे का भी अगर फिज़िक्स में बिल्कुल भी ख़त्म है, कुछ भी नहीं आता, एकदम ज़ीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जिनको वहाँ से ज़ीरो से हाईएस्ट लेवल तक जाना है उनको बस साथ रहना है और जिस ऑर्डर में, जिस तरीके से सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं उसको फॉलो करना है। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था एरर एनालिसिस पर। आज भी 9th लेक्चर में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन में मिलते हैं, नीट एग्जामिनेशन हो या जेईई मेंस एग्जामिनेशन हो। एडवांस का सेक्शन मैंने अलग कर रखा है, तुमको जैसा बताया मैंने कि एडवांस के लिए हम लोग एक अलग सेक्शन बनाएंगे, अलग अलग पूरा उसका एक वीडियो ही होगा एडवांस पे हर टॉपिक वाइज। तो जो जैसे क्वेश्चन हमको नीट या फिर जेईई मेंस में हमको मिलेंगे वैसे क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले क्लास में भी किए थे, कुछ आज भी हम लोग करेंगे ताकि और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है। और कहने की बात फ़िलहाल बस इतनी ही है कि अगर पीछे के लेक्चर्स छोटे हैं, बाकी हैं, किसी वजह से अगर नहीं देख पाया है तो समय निकाल करके उसको ज़रूर देखो, नोट्स बनाओ और साथ साथ चलो, क्योंकि हम लोग को अपने टारगेट अगर पहुंचना है तो सिस्टमेटिक होकर के पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और देखो हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे। कुछ मैं क्वेश्चन करूँगा, कुछ तुम्हें करने को दूंगा। इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर को आज फिनिश करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। कॉपी पेन निकाल लेना है और सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर लिखना भी है, ताकि जब भी इन क्वेश्चंस को देखें तो मैं कन्फ्यूज़न हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक वायर है, उस वायर के मास को मेज़र किया गया तो 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, ये उसका मास हमें मिला। 0.3 ग्राम मास, जिसमें इतने का एरर है। हमने उसकी रेडियस मेज़र करा, रेडियस की वैल्यू कुछ ऐसी आती है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, कुछ एरर के साथ। लेंथ को मेज़र किया तो लेंथ की वैल्यू 6.0 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर, ये लेंथ की वैल्यू आती है। ठीक है। बट हमने मेज़र क्यों किया है सब चीज़ें? इसलिए मेज़र किया है क्या है, क्योंकि वो जो सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, जिस वायर की बात हो रही है सिलेंड्रिकल शेप का वायर है। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन की बातों को समझोगे, आराम से तुमको उसको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस तो है तुम्हें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चंस कैसे बनाए। तो कोई एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, ठीक है, जिसके मास को मैंने मेज़र किया, कुछ एरर के साथ वैल्यू आई। इसके रेडियस को मेज़र किया, इसकी लेंथ को मेज़र किया, क्योंकि मुझको इसके डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इन डाटा से हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन चूँकि जो हमने मेज़रमेंट ली है उसमें कुछ एरर है, तो इससे जो डेंसिटी कैलकुलेट करोगे उसमें भी एरर आएगा। तो क्वेश्चन तुमसे यहीं से फ्रेम होता है और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द वायर। इस वायर की डेंसिटी को अगर कैलकुलेट किया जाए
तो उसमें कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा अगर इन मेजरमेंट्स में इतना इतना एरर है तो। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन करा है कि अ वायर हैज़ मास दिस मच, रेडियस दिस मच एंड लेंथ दिस मच, देन कैलकुलेट मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विद द गिवन डाटा। इस गिवन डाटा को यूज़ करके डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करो, कितना आ सकता है। तो ठीक है, जो मेजरमेंट्स है उसमें एरर है, इनको यूज़ करके डेंसिटी फाइंड करते हैं, डेंसिटी में एरर फाइंड करते हैं। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम हमेशा यूज़ करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच के बदले क्या हो जाएगी, लेंथ, इस सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, अब हमें पाई से तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है एरर में। मास में, रेडियस में, लेंथ में, इन तीनों की वैल्यूज़ में एरर है। ठीक है, इन एरर्स के वजह से डेंसिटी पर सीधा फर्क पड़ेगा, वही फाइंड करना है। तो अगर फॉर्मूले को यूज़ किया जाए, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है लेक्चर नंबर 7 में, उस फॉर्मूले को अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ से मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू मास का परसेंटेज एरर सबका ऐड खाली करना होगा इंटू 100 प्लस आर के पावर 2 है तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस, लेंथ का पावर 1 है तो परसेंटेज एरर इन लेंथ। सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, यहाँ रेडियस दिया है मिलीमीटर में, है कि नहीं, और लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में। ऑब्वियसली जब हम लोग रेडियस डेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो आर और एल दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, ये तो हम सबको पता है। हम आर मिलीमीटर में और लेंथ सेंटीमीटर में पुट नहीं कर सकते। ठीक है, हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मास ग्राम में दिया हुआ है तो डेंसिटी हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी की वैल्यू, शब्दों को सुनना, डेंसिटी की वैल्यू जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो आर और एल सेम यूनिट में होना चाहिए, सेंटीमीटर में हो मीटर में हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग डेंसिटी में एरर निकाल रहे होंगे इस फॉर्मूले से, तो भी क्या रेडियस और लेंथ को सेम यूनिट में होना चाहिए? बात है, दोनों में डिफरेंस है। डेंसिटी में एरर निकाल रहे हो, डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो बच्चों ऐसे कंडीशन में अगर हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, आई मीन आर और एल को सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एरर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि यार ये सेंटीमीटर है मिलीमीटर में है, चलो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कर लोगे तो भी सेम एरर की वैल्यू सेम आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ एरर फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पर पे यूनिट अगर डिफरेंट भी रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तब तो भाई ये सबको पता है कि आर और एल शुड बी इन द सेम यूनिट। ठीक है, तो कुछ बच्चे के मन में डाउट आता है कि सही मिलीमीटर में है ये सेंटीमीटर में है, आपने दोनों को सेम में क्यों नहीं किया, दोनों को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों कर दिया? अगर तुम करके भी देख लोगे आंसर विल रिमेन सेम, इसलिए यहाँ कन्वर्ट नहीं भी करोगे चल जाएगा, मगर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो ठीक है, वहाँ तो चेंज करना होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं तुमको ध्यान रखना होगा ताकि ये सब चीज़ तुमको एग्जाम में परेशान ना करने पाए। ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। तो डेल्टा एम बाई 100, डेल्टा एम कितना बालक 0.003 एंड मास इज 0.3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर इज 0.005 बाई आर कितना है 0.5 प्लस डेल्टा एल कितना है 0.06 अपॉन, यहाँ 100 छूट गया, अपॉन 6 इंटू 100 कॉमन भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 बाई 0.3 तो हो गया 1% प्लस
इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 0.5 बाई 0.51 इंटू 2 किया तो कितना हो गया 2%, प्लस उधर क्या हो गया 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6/6, अगेन कितना आ गया 1%। तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी जो हमको फाइंड करना था, डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी आएगी 4%। ठीक है, तो इन डाटा से अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस डेंसिटी की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 4% का मैक्सिमम एरर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम एरर 4% हो सकता है इन डाटा से जो भी डेंसिटी हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करते वक्त ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मगर यहाँ नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा फॉर्मूले को अच्छे से देखते हुए, थोड़ा ध्यान से एक्सप्रेशन को देख करके फॉर्मूले को लगाते हुए और कैलकुलेशन को ध्यान से करते आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से समझ लो, कॉपी कर लो। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, डू इट फास्ट। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग करने जा रहे हैं ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इन एसएचएम एक्सपेरिमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ ऑक्सीलेशन का टाइम मेज़र किया। ठीक है, 100 ऑक्सीलेशन का टाइम मेज़र किया गया, 4 रीडिंग ली गई उसकी, 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। ठीक है, किसी सिंपल हार्मोनिक एक्सपेरिमेंट, किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सपेरिमेंट में हमने 100 ऑक्सीलेशन का टाइम मेज़र किया, 4 रीडिंग लिया, 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड रीडिंग आई है। ठीक है, और जिस वॉच से हमने रीडिंग ली है उस वॉच का बच्चों लीस्ट काउंट जो हमको दिया हुआ है वो दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन जिन बच्चों को लिख रहे हैं लिख सकते हैं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सपेरिमेंट द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस आर रिकॉर्डेड एज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड, and the watch used for this measurement has the least count of 1 second। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो फाइंड करना है, तो फाइंड करना है कि राइट डाउन मीन वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। हमने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है 100 ऑब्जर्वेशन का, उसकी मीन वैल्यू फाइंड करो, लिखो, और वो भी विथ एरर के साथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो बच्चों को अगर दिख जाएगा तो उनको एक आइडिया लगेगा कि सर क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से बता दो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट बहुत हम यूज़ करते हैं, तो एसएचएम के एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, उस एसएचएम के 100 ऑक्सीलेशन के टाइम को नोट किया। तो 100 ऑक्सीलेशन का टाइम मुझको क्या मिला, 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड, ये मुझको मिला। ठीक है, और ये 100 ऑक्सीलेशन का टाइम मैंने 4 बार निकाला और चारों बार अलग अलग वैल्यूज़ आई। ठीक है, अब क्यों आई इसके पीछे रीज़न हमको नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। कुछ रैंडम एरर रहे होंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस रहे होंगे जिनके वजह से ये वैल्यूज़ हमारी आ रही है। और जिस घड़ी से, वॉच से हमने यूज़ किया है इसको टाइम को नापने में, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड से छोटी वैल्यू को वो नाप नहीं सकता। तो इन सब की एवरेज वैल्यू मुझको लिखनी है अपने पॉसिबल एरर के साथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत पहले कर भी चुके हैं। तो हमें ट्रू वैल्यू तो पता नहीं है, हम जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं बच्चों 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड, हमें इन ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू क्या है वो तो नहीं पता। तो ट्रू वैल्यू जहाँ पर नहीं पता होता है
वहाँ पर हम इनका मीन फाइंड करते हैं। टी मीन कितना आएगा, तो 90 सेकेंड प्लस 91 सेकेंड प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 4। इन चारों को ऐड कर डिवाइड करोगे तो जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 92 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मीन वैल्यू को मुझको एरर के साथ लिखना है, कि एरर के साथ लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले एरर फाइंड तो किया जाए। तो जो मीन वैल्यू है उसी वैल्यू को हमने कहा था कि जो मीन वैल्यू है बच्चों उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, अपनी ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। जहाँ पे ट्रू वैल्यू हमको नहीं पता है वहाँ पे, तो ट्रू वैल्यू मानने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें एरर फाइंड कर सकते हैं। तो एरर अगर फाइंड किया जाए तो डेल्टा T1 इसमें एरर कितना आएगा, 2 सेकेंड आएगा। डेल्टा T2 दूसरे ऑब्जर्वेशन में एरर कितना आएगा, 92 ये है, 91 मेजर किया तो कितना है 1 सेकेंड। तीसरे ऑब्जर्वेशन में एरर कितना आया 3 सेकेंड, और चौथे ऑब्जर्वेशन में एरर कितना आया 0। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशन में मैंने चारों एब्सोल्यूट एरर निकाल ली है। अब मैं निकालूं डेल्टा T मीन, यानी कि जो एरर है उसका भी एवरेज। ये सब हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में भी। तो क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो गया 6/4, दैट इज़ 1.5 सेकेंड। तो जो टाइम में एरर आया उसकी भी एवरेज वैल्यू कितनी है 1.5। मुझको ये जो वैल्यू आई है मीन वैल्यू उसको एरर के साथ लिखना है, और एरर कितना आया 1.5। ठीक है, मतलब मुझको लिखना ये चीज़ है, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, ये मुझको वैल्यू लिखनी है, उसकी एवरेज वैल्यू प्लस जो एरर आएगा उसकी एवरेज वैल्यू। अब एरर की एवरेज वैल्यू कितनी 1.5 सेकेंड आ रही है, लेकिन हमारे पास जो क्लॉक है वो 1 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट है। तो या तो 1 सेकेंड मेज़र करेगा या तो 2 सेकेंड मेज़र करेगा, 1.5 तो नहीं कर सकता। तो लीस्ट काउंट के हिसाब से हम अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं। अगर लीस्ट काउंट क्लॉक का 1 सेकेंड है तो 1.5 सेकेंड तो वो टेक्निकली मेज़र नहीं कर सकता, या तो 1 सेकेंड करेगा या तो 2 सेकेंड करेगा। लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड का लिस्ट काउंट है, तो 1.5 को राउंड ऑफ में जब लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 92 सेकेंड ये हो गया प्लस माइनस 2 सेकेंड, राउंड ऑफ करके ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये होगा एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विथ द पॉसिबल एरर ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब भी हमको वैल्यूज़ लिखनी होगी, एरर की वैल्यू या टाइम की वैल्यू या किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने के बाद वैल्यू, और लीस्ट काउंट वहाँ पर अगर दिया है तो उस लीस्ट काउंट को देख करके हमको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये मेंस से पूछा क्वेश्चन था जो कि आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पहले हम कर भी चुके, तो कर लो। ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ, तुरंत जल्दी कॉपी करो उसको। ओके, चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हमें वाटर के सरफेस टेंशन को मेजर करना है। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर बोलूँगा, जिन बच्चों को लिखना हो क्वेश्चन लिख भी लेंगे। हमें वाटर के सरफेस टेंशन को मेज़र करना है। सरफेस टेंशन वाटर का क्या होता है इतना हम सब जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा सा वेट करें, सरफेस टेंशन भी आगे ज़रूर आएगा। हमें वाटर के सरफेस टेंशन को मेज़र करना था, तो हमने क्या किया, हमने एक कैपिलरी ट्यूब को लिया। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब जिसका डायमीटर मुझको दिया हुआ है, डायमीटर इज़ 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इसके अंदर जो वाटर कॉलम है, जो वाटर का हाइट है, इसको वाटर कॉलम बोलते हो, उसका हाइट भी मेज़र किया गया। और मेज़र कितना किया गया, 1.45 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज़ किया गया, T इज़ इक्वल टू R H G अपॉन 2
इंटू 10⁻³ इस फॉर्मूले को यूज़ किया गया वाटर के सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने में। ये जी ग्रेविटी है और ग्रेविटी जी की वैल्यू हमको दे दिया है कि ग्रेविटी जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ किया गया। तो ये जो ये डायमीटर और हाइट को हमने मेज़र किया है, इनके मेज़रमेंट में जो एरर हो सकता है उस एरर के हिसाब से इस सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने में पॉसिबल मैक्सिमम एरर कितना होगा वो हमसे पूछा गया है कि अगर इस डाटा को यूज़ करके हम लोग सरफेस टेंशन में एरर फाइंड करें तो वो मैक्सिमम एरर सरफेस टेंशन में कितना हो सकता है, हमको फाइंड करना है। तो अभी देखो हमें डायमीटर पता है और रेडियस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले को हम चेंज कर लें तो T = R = क्या होता है D/2, तो DHG/2 जो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें D और H इन्हीं दोनों को हमको मेज़र किया गया है, तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके मुझको सरफेस टेंशन मैक्सिमम एरर निकालना होगा। ठीक है, जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना होगा मैं क्वेश्चन बोल दूँ उसको लिख लो कि टू मेज़र द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फॉलोइंग डाटा आर यूज्ड। द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज दिस मच, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब इज दिस मच, and the formula used for the calculation of surface tension is this. Then taking G is equal to 9.8 meter per second square, find the maximum possible error in the calculation of surface tension. Surface tension को calculate करने में maximum possible error कितना आएगा ये हमसे पूछा गया। देखो इसमें G की वैल्यू में कोई एरर नहीं है क्योंकि G की वैल्यू हमको 9.8 एज सच पुट करना है। 10⁻³ और 4 तो नंबर्स हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। हमने D और H को मेज़र किया है तो D और H को मेज़र करने में जो एरर आएगा उसके वजह से ही सरफेस टेंशन में भी एरर आएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू ∆T/T × 100 is equal to ∆D/D × 100 plus ∆H/H × 100। ठीक है, बाकी सबकी तो वैल्यू हम पुट करनी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि D की तो वैल्यू मुझको पता है, डायमीटर की लगती है, मगर ∆D मुझको नहीं पता। ∆D मतलब कि डायमीटर को मेज़र करने में जो एरर आया वो मुझको नहीं पता। अब तक जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर मुझको क्या होता था कि एरर दिया होता था मेज़रमेंट में कि D is equal to this plus minus this much, H is equal to this plus minus this much। तो वहाँ पर ∆D, ∆H, ∆R, ∆Q whatever हमको मिलता था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको D और H तो पता है मगर ∆D और ∆H नहीं पता कि इस D को मेज़र करने में कितना एरर है, इस H को मेज़र करने में कितना एरर है, ये मुझको नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी मेज़रमेंट है हम उसके लीस्ट काउंट को चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये D की वैल्यू है 1.25 × 10⁻⁻²। इससे हम लिख सकते हैं क्या 0.0125 मीटर भी कह सकते हैं, तो 0.0125 भी कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, दो सेम चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो एरर नहीं जिसे पता होता है तो इसके लिस्ट काउंट को ही हम लोग उसका मैक्सिमम एरर मान लेते हैं। अब इस मेज़रमेंट का लिस्ट काउंट क्या है, तो डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 4 डिजिट तक हम लोग नाप सकते हैं, तो 0.0001 इसका लिस्ट काउंट हम लोग मान लेंगे। तो जहाँ पर एरर हमको नहीं देगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से चेक कर लेंगे लिस्ट काउंट हमारे इंस्ट्रूमेंट का क्या है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसके डायमीटर को नापे उसका लिस्ट काउंट क्या है, जिससे इस वाटर के हाइट को नापे उसका लिस्ट काउंट क्या है, तो वही लिस्ट काउंट हमारा क्या होगा, हमारा एरर कहलाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसका लिस्ट काउंट अगर देखा जाए तो क्या होगा 0.0001। ठीक है,
एंड सेम इज़ ट्रू फॉर दिस 0.0145 आ जाएगा 10⁻²। को अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करने तो डेल्टा डी और डेल्टा एच मुझको नहीं पता है। बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ नहीं पता होगा, तो वहाँ जो मेज़रमेंट हमको दिए होंगे उनके लीस्ट काउंट को हम लोग देख लेंगे और लीस्ट काउंट को ही हम लोग एरर मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा डी की जो वैल्यू मैं पुट करूँगा वो क्या होगी 0.0001 और अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी दिस मच है। इसको हम चार्ज ऐसे सकते हैं 0.0125 इंटू 100 भी कर लो, बाद में भी कर सकते हो, प्लस डेल्टा एच भी कितना है 0.0001 और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है तुम्हारी 1.45 10⁻² है, तो 0.0145 इंटू 100 ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि सरफेस टेंशन के कैलकुलेशन में कितना मैक्सिमम एरर आएगा तो क्या होगा बताओ। 4 प्लस पे डेसिमल ये है, 4 प्लस पे डेसिमल ये है, ये कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तुम्हारा 1/125 जो 100 भी है, तो 100/125 प्लस वहाँ मैं चेक करूँ तो कितना हो जाएगा 100/145, ठीक है। तो अब ये हमारा परसेंटेज एरर आएगा। अब इसको चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके सॉरी डिवाइड करके 20 डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 5 से तो कितना हो जाएगा 20/ कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके मुझको बताना कि व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर कमिंग इन दिस क्वेश्चन, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक, कैलकुलेशन से उतना मतलब नहीं हो तो आराम से कर सकते हो। मेथड अप्रोच हर क्वेश्चन में नया कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं ये बताओ। अब ऐसे मेज़रमेंट जहाँ पर पे अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया वहाँ पर पे मेज़रमेंट के साथ प्लस माइनस एरर हमको दिया होता था, यहाँ पर पे सिर्फ मेज़रमेंट दिया मगर एरर नहीं दिया कि इस मेज़रमेंट में कितना एरर है। तो हमने इस मेज़रमेंट में देखा कि डेसिमल के 4 डिजिट तक हमने मेज़र किया है, तो उसके हिसाब से लीस्ट काउंट समझ गया कितना हुआ होगा, उसी लीस्ट काउंट को हमने क्या बोल दिया एरर। सेम यहाँ भी किया, इस मेज़रमेंट का भी मुझको एरर नहीं पता, लेकिन जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मैं लिस्ट काउंट देख लिया और लिस्ट काउंट को ही क्या मान लिया एरर। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ पर हमको ये देखना होगा कि एरर दिया है या नहीं दी है, तो लिस्ट काउंट के हिसाब से मेज़रमेंट में लिस्ट काउंट के हिसाब से वी कैन यूज़ द एरर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ हमको उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहना होगा, थोड़ा सा बात को तुमको समझना होगा कहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो फ़र्क है ना, जो लेक्चर नंबर 8 में किया जो 9th में कर रहे हो, क्वेश्चंस में कुछ फ़र्क है कि नहीं बताओ, होगा तो बताना मुझको, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको बताना और ये बताना कि थोड़ा सा लेवल में फ़र्क है कि नहीं, कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है कि नहीं, कुछ दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यही है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही लेवल हम लोग का बढ़ेगा। इकट्ठे आकर के हम लोग नहीं कूदेंगे, आराम से धीमे धीमे बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन जब होगा तो बहुत सॉलिड होगा। तो 3rd इज डन, जल्दी करो, क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम बहुत तुमको मिलता है, स्पेशली जो बच्चे मेंस में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेंगे PYQs में, और तुम्हारे एग्ज़ाम बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पे ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहेगा कि यूजिंग सर्ल मेथड, एक सर्ल फिजिसिस्ट का नाम है जिसके आधार पर इस मेथड का नाम रखा गया है। कभी इसकी बात हम लोग डिटेल में फिर कभी करेंगे। तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं सर्ल मेथड। तो यूजिंग अ सर्ल मेथड, यंग्स मॉड्यूलस, एक वायर का यंग्स मॉड्यूलस हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस हमें कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा पूरा, अभी पर समझाते रहो। यूजिंग सर्ल मेथड, SEARL इसका पूरा स्पेलिंग है। तो यूजिंग अ सर्ल मेथड हम लोग किसी वायर का यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं।
हमने जो वायर लिया उसकी लेंथ कह रहा है क्वेश्चन है बालक 2 मीटर है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का कहने का इसका मतलब ये कह रहा है कि इसके लेंथ में कहीं कोई एरर नहीं है, 2 मीटर एग्जैक्ट है। तो लेंथ में तो कोई एरर नहीं था, लेकिन जब इसके डायमीटर को मेज़र किया तो डायमीटर कह रहा है कि 0.4 प्लस माइनस 0.01 का एरर है और मिलीमीटर में है। ठीक है, लेंथ में चेंज जो मेज़र किया गया वो 0.8 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर का वैल्यू मेज़र किया गया एरर के साथ। मास जो हमने यूज़ किया वो 1 किलोग्राम था और एग्जैक्ट था, और जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ किया, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। अब ये वैल्यूज़ हमको दी हैं। अब यहाँ पर भी देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। या तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि फॉर्मूला हमको दिया होता है, और अगर नहीं तो हम जब भी नीट या मेंस के एग्जाम बैठेंगे तो पूरा हमको फॉर्मूला तो हमको याद होगा ही। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं mg बाई पाई आर स्क्वायर इंटू L बाई स्मॉल एल। m इस मास, लेकिन यहाँ पर भी डायमीटर है तो r के बदले हम d/2 करेंगे तो d स्क्वायर और 4 चला जाएगा ऊपर, तो y को हम लोग लिख सकते हैं 4 mg/l बाई पाई d स्क्वायर l। ठीक है, तो बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग सरल मेथड में हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सरल मेथड। इसमें मास g, लेंथ d और l, ये सब बात का मतलब तुमको अगर समझाना चाहूँ तो फिर समझा दूँ एक बार। जिन बच्चों को और डिटेल में जानना है वो समझा दूँ कि इसमें एक तार होता है, एक वायर होता है। ठीक है, ताकि पूरे क्वेश्चन की सिर्फ से बस सर ने इसकी बस लिख दी वैल्यूज़ और कैलकुलेट कर रहे हैं, बस वैल्यू कैलकुलेट किया आंसर, ऐसा नहीं। बात को समझोगे क्वेश्चन की जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो भूलेगा नहीं, क्वेश्चन तुमको आ ही जाएगा एकदम। इसमें क्या होता है बेटा, एक तार होता है, एक वायर होता है, मेटेलिक वायर होता है। ठीक है, इस मेटेलिक वायर की कोई लेंथ वगैरह होती है। ठीक है, तो जो लेंथ है वो हमें दिया है 2 मीटर एग्जैक्ट। इसकी टोटल लेंथ में कहीं कोई एरर नहीं है। यहाँ जो मास मैंने लटकाया हुआ है, इस मास की वैल्यू कितना है बेटा, 1 किलोग्राम, वो भी एग्जैक्ट है। जब मास लटकाऊंगा तो इसमें क्या होगा, कुछ ये हल्का सा नीचे झुकेगा बिकॉज ऑफ वेट, है ना, तो उसकी लेंथ में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, तो जिसको बोलते हो एक्सटेंशन इन लेंथ। तो लेंथ में जो चेंज है वही दिया है तुमको 0.8 प्लस माइनस 0.05। इसका जो डायमीटर है वो दिया है 0.4 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, तो कैपिटल इसकी ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल एल लेंथ में एक्सटेंशन होगा बिकॉज ऑफ वेट, एम ये मास जो हम लटकाए हैं, जी इस 9.8 दिया हुआ है, डी इस डायमीटर। तो बच्चों इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस मेटल का यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। यही सरल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं फिर से बोल दूं, जिन बच्चों को लिखना है प्रॉपर वे क्वेश्चन लिख सकते हैं। टेक योर कॉपी एंड पेन। यूजिंग सरल मेथड, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज कैलकुलेटेड and the length of wire is 2 meter exact. The mass suspended is 1 kilogram exact. The change in length of the wire is this much. The diameter of the wire is this much, and the G is 9.8 meter per second square used. Following this data, find the maximum percentage error in calculation of यंग्स मॉडुलस। ये तो डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने में इसकी सहायता से मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ क्या आएगा। ठीक है,
ये फॉर्मूला मैं फिर से कर दूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुमको देखने मिलेंगे, बोल देगा कि इन सरल मेथड यूजिंग दिस फॉर्मूला वाई इज कैलकुलेटेड, और किसी क्वेश्चंस नहीं देगा। ठीक है, बस तुमको वैल्यूज़ दिए होंगे तो वैसे ये फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं से। तो यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला फाइंड करने का एक तरीका होता है, तो इसको यूज़ करके हमको y की वैल्यू फाइंड करने कोई बोलते हैं सरल मेथड। ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर नाम है, तुमको मैं इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ इस नाम को कि अगर कभी ये नाम एग्ज़ाम में आए तो घबराना नहीं। सरल मेथड जाना सुना नाम है ना, एक फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया ये, इस मेथड का द सरल मेथड। तो अब हमें इसको यूज़ करके एरर फाइंड करना है y में। लेकिन देखना m और l एग्जैक्ट है और g भी एग्जैक्ट यूज़ करना है, और 4 हमारा नंबर है, पाई हमारा नंबर है। तो 4m g l पाई का एरर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन d और l का है। ये ताम झाम जो कहा है बस क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए, तुम्हारे टाइम को वेस्ट करने के लिए। बाकी फॉर्मूले को लिखो, क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं है। तो अगर ये वैल्यू m g l एग्जैक्ट है, 4/पाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो y में एरर जो भी आएगा वो d और l से आएगा, और d और l की जो एक्सप्रेशन है उसको देख करके हम y में एरर निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y, दैट इज डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d के पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा d बाई d इंटू 100 प्लस इंटू डेल्टा l बाई l इंटू 100। ठीक है, तो 2 टाइम्स डेल्टा t इज गिवन 0.01, 0.01 अपॉन d कितना है 0.4 इंटू 100 प्लस डेल्टा l इज 0.05 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करूँ मैं तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 1/0.4, 10/4 मतलब कितना आ जाएगा 2.5, प्लस ये कितना आ जाएगा 5/0.8 यानी 50/8 यानी 25/4 यानी कि 6.25। तो 5 प्लस 6.25 कितना आ गया बालक 11.25%। यही तुम्हारा आ गया y में मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, अच्छा अब कभी कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आए तो आंसर हमारा आ गया। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि y की वैल्यूज़ लिखी होगी कुछ एरर के साथ, प्लस माइनस ऐसा लिखा रहेगा, y की वैल्यू प्लस माइनस दिस वन, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। तो उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले थोड़ा लंबा फिर वहाँ पर बात हो जाएगी। सबसे पहले हमको इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू, अब तुम कह सकते हो कि सर ये वैल्यूज़ दिया फिर मास वगैरह क्यों है। ठीक है, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हमें y में परसेंटेज एरर न पूछ करके y की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी एरर के साथ, कि y की वैल्यू एरर के साथ बताओ। तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा एरर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आएगा तो क्या करोगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। करना क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, m की वैल्यू g l d l सब दिए, कैलकुलेट कर लो, तो लंबा होगा। कैलकुलेट करके y की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y की वैल्यू एंड प्लस माइनस। अब ये इस वैल्यू में 11.25% का एरर है, तो इस y का 11.25% तुमको निकालना होगा, और यहाँ पर तुमको एरर के फॉर्म में उसकी वैल्यू को रखना होगा। तो वो भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू एरर के साथ लिखो। और y में क्वेश्चन बहुत बार आया अभी, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो ऑप्शंस क्या लिखा रहेगा, y की वैल्यू प्लस सम एरर। तो यहाँ से क्या होगा, y कैलकुलेट करोगे और प्लस उस y का 11.25% निकालोगे, वही y में क्या होगा प्लस माइनस एरर। तो तुमको करना क्या है कि इस चीज़ को यूज़ करके ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में y की वैल्यू एरर के साथ लिख के बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का तुम्हारा टास्क है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस वैल्यू को देखते हुए
इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, इस एरर को निकालते हुए अगर मुझको y की वैल्यू एरर के साथ लिखनी होती लाइक दिस y प्लस माइनस एरर, तो वो वैल्यू क्या आती? तो फिर से बताऊँ, पहले यहाँ से y कैलकुलेट कर लोगे और उस y की वैल्यू में इतना एरर है तो उसका 11.25% निकाल लोगे, वही हमारा क्या होगा वहाँ पर पे एरर के फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, तो y प्लस माइनस एरर हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्वेश्चन 4 का आंसर है। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, से क्वेश्चन 5 की तरफ हम चलेंगे। 4th इज डन, चलते हैं 5th की तरफ, डू इट फास्ट। ओके, चलते बच्चों क्वेश्चन 5th की तरफ। एक क्वेश्चन 5th भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और कुछ नई चीज़ तुमको इसमें सीखने को मिलेगी। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन किया था एरर निकालने के लिए। अब मान लो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर उनको ऐड किया जाए फिर एरर पूछे, जैसे मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके समझता हूँ कि मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और दोनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है। R1 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 2 ओम, ठीक है, और R2 की वैल्यू है 50 प्लस माइनस 1, ठीक। अगर इनको मुझको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना होता R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो वो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इनको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने पर जो इनका इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसमें कितना एरर होगा, उसकी वैल्यू को एरर के साथ लिखो। ठीक है, तो हमको R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखनी है और विथ एरर या परसेंटेज एरर के साथ लिखो, परसेंटेज एरर निकालो, जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम लोग सब निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालो या R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखो, एरर के साथ लिखो, वैल्यू कितनी आएगी, कुछ भी तुमसे पूछा सकता है। बट इनको ऐड किस कॉम्बिनेशन में करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो फॉर्मूला जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, हम सब जानते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हमको करना क्या होता है बच्चों, दो तरफ का डिफ्रेंसिएशन करना होता है। ये एक मेथड है जो यहाँ पर यूज़ करना होगा डिफरेंटली। बात को समझना, मैंने कहा था कुछ नई चीज़ तुमको सीखने को मिलेगी, कुछ नया मेथड तुमको देखने को मिलेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम दो तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/x का डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो कितना होता है, ऊपर लिखा गया शायद ना, यहाँ लिखता हूँ 1/x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है बालक -1/x² होता है। तो इसका मैं 1/x मान कर डिफ्रेंसिएशन करूँ तो dr इक्विवेलेंट बाई r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dr1/r1 स्क्वायर और प्लस माइनस dr2/r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से नेगेटिव अगर हटा दिया हर जगह से तो जो फॉर्मूला बनेगा वैसे बन जाएगा dr इक्विवेलेंट बाई r इक्विवेलेंट का स्क्वायर। dr इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि r इक्विवेलेंट जो निकाला इसमें एरर इज इक्वल टू dr1/r1 स्क्वायर प्लस dr2/r2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो d मतलब चेंज होता है, dr इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, r इक्विवेलेंट में एरर, dr1 का मतलब r1 में एरर और dr2 का मतलब r2 में एरर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ dr इक्विवेलेंट, अच्छा ये 200 है और ये कितना है 50 है, इनका जब निकालोगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू तो कितनी आएगी, 40 ओम आएगी, निकाल के चेक कर लेना। 1/200 प्लस 1/40 जब करोगे तो इट विल 1/50 करोगे तो इट विल बी 1/40। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40 निकाल के चेक कर लेना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू,
dr1 कितना है, dr1 इज 2 बाई r1 का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस dr2 कितना है, dr2 इज 1 बाई r2 मतलब 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी आर इक्विवेलेंट मतलब आर इक्विवेलेंट में जो एरर आएगा इसको यहाँ भेज दूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 40 बाई 200 का होल स्क्वायर, साथ कर सकते हो इसको। 40 यहाँ चला गया तो कितना आएगा 40 बाई 50 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू कैंसिल हो गया 1/5 का ऐसा कितना आएगा बचा 25 प्लस 4/5 का स्क्वायर कितना आएगा 16/25। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 18/25 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे 100 और 100 से तो हो गया 472/100 तो वैल्यू कितनी आ गई 0.72 ओम आ गई। ठीक है, तो डी आर इक्विवेलेंट यानी कि आर इक्विवेलेंट में जो एरर आएगा वो 0.272 ओम आएगा। तो आर की जो वैल्यू मैं लिखूँगा विथ एरर, आर इक्विवेलेंट विथ एरर जो हमसे आंसर पूछा गया था, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारा, इन दोनों का 40 आया है। उस 40 में प्लस माइनस 0.72 ओम का एरर होगा, ऐसा हमारा आंसर है। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालना होगा तो डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इंटू 100 करके वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि इनके कॉम्बिनेशन में आर की वैल्यू को एरर के साथ लिखना था। तो आर की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 40 ओम तो आएगी, अगर ये 200 है, अगर ये 50 तो 40 ओम तो आई गई। लेकिन अगर इसमें 2 इसमें 1 का एरर है तो जो 40 ओम आएगा उसमें 0.72 ओम का एरर होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा मेथड है जो कि ऐसे क्वेश्चंस में फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करके इस फॉर्मूले को बनाया है। तो कहीं भी आर इक्विवेलेंट अगर तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है तो इस मेथड का ही यूज़ करके हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एरर पूछे, परसेंटेज एरर पूछे, वैल्यू विथ एरर पूछे, रिलेटिव एरर पूछे, कुछ भी पूछे, इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो अगर तुमको ये पूरा नहीं करना है तो तुम इस फॉर्मूले को भी, इसको भी एक फॉर्मूले के तौर पे याद कर सकते हो कि हाँ हमने कभी किया था तो ये हमारा एक फॉर्मूला आया था। बल्कि याद ही कर लो, मैं तो कहूँगा कि अगर कभी भी रेजिस्टेंस या का ऐसे क्वेश्चन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इस फॉर्मूले को याद रखना, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, दोबारा करने के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, करके देख तो लिया, ये फॉर्मूला आ तो गया, इसी को यूज़ किया जाए फिर। ठीक है, तो इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 5th इज डन, चलेंगे 6 की तरफ, इसे कॉपी कर लो पहले। अब चलते पूछो क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक नया है, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, वही तुमको सीखना है। और तुम बिलीव करो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 में हो चाहे 9th में, इन सारे क्वेश्चन को कर लिया, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाला है। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखा है m⁴ a, l⁴ b, t⁴ c। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्म में लिखा गया है और कह रहा है कि m, l और t के मेज़रमेंट में, इन द मेज़रमेंट ऑफ m, l एंड t द परसेंटेज एरर इज α%, β% एंड γ%। हमने m, l और t को मेज़र किया और इनमें परसेंटेज एरर α%, β%, γ% हमें मिलता है। तो कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी x। x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ। तो कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने
पावर का मल्टीप्लाई, बस वही करना है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x इंटू 100 लिखेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, m के पावर a है तो a इंटू परसेंटेज एरर इन m जो करते हैं हम लोग, प्लस l के पावर b है तो b इंटू परसेंटेज एरर इन l, प्लस t के पावर c है तो c इंटू परसेंटेज एरर इन t। ठीक है। नाउ a इंटू m में परसेंटेज एरर कितना है, अल्फ़ा परसेंट, प्लस b में परसेंटेज एरर कितना है, बीटा परसेंट, प्लस c इसमें कितना है बच्चा, गामा परसेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमको मिला, क्या मिला, a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा परसेंट, ये हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिलेगा इन x, अगर x को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज करके हमको दिया हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो एकदम प्रिपेयर्ड है ना कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, मगर जानने लायक क्वेश्चन था। तो डू इट, चलते 7th की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7th ये कह रहा है कि इन द इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, इस इक्वेशन में फ्रैक्शनल एरर, जिसको रिलेटिव एरर भी कहते हो, फ्रैक्शनल एरर, ये हम जानते हैं इस इक्वेशन का बहुत यूज़ करते हैं, ऐसा हम के इस एक्सपेरिमेंट का बहुत यूज़ करके हम लोग जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूला यूज़ करते हो, टी इज इक्वल टू पाई एल बाई जी, फ्रैक्शनल एरर इन टी एंड एल आर प्लस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस वाई, ये हमें दिया हुआ है। टी में और एल में परसेंटेज एरर नहीं, फ्रैक्शनल में एरर दिया है हमारा प्लस एक्स एंड प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी बाई टी इज़ प्लस माइनस एक्स एंड डेल्टा एल बाई एल इज़ प्लस माइनस वाई, ये कहना चाह रहा है ना। तो कह रहा है कि फाइंड फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर, फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी के कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी होगी। चलो, तो कैसे फाइंड किया जाए, पहले जी का तो फॉर्मूला निकाला जाए यार। तो क्या करते हैं, पहले इस फॉर्मूले में जी का दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं g कैलकुलेट करूँ तो g इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला में अगर बनाऊँ फ्रैक्शनल एरर इन g का, तो क्या बनेगा, फ्रैक्शनल एरर इन l प्लस t के पावर 2 है तो 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन टाइम, 4 पाई से कोई मतलब नहीं है इनको, तो फ्रैक्शनल एरर इन g इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, जो कि कितना दिया है, प्लस माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन टाइम कितना दिया है, प्लस माइनस एक्स। तो फ्रैक्शनल एरर इन g कितना आएगा, प्लस माइनस 2x एंड प्लस माइनस वाई। मैक्सिमम निकालना होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो आप दोनों को पॉजिटिव लेके निकाल सकते हो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इस पर बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से रखना, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से। 7th इज डन, चलेंगे 8th की तरफ, इससे कर लो पहले।
चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या करें हमसे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नीट एग्जामिनेशन में या एम्स एग्जामिनेशन में दो में से किसी एक में क्वेश्चन पूछा गया है। कहे कि एक बॉडी के फ्री फॉल का यूज़ करके हमें जी कैलकुलेट करना है कि द फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी विच इज़ इनिशियल एट रेस्ट is used to calculate the value of g acceleration due to gravity। पहले पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा फिर बोलूंगा उसको लिखना। एक बॉडी है जिसको अरेस्ट से मैंने छोड़ा है और इसके फ्री फॉलिंग को कैलकुलेट को ऑब्जर्व करके हमने जी कैलकुलेट करना है। कैसे? तो फ्री फॉलिंग में हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है, और फ्री फॉलिंग में हमने इसका टाइम भी कैलकुलेट किया कि फ्री फॉलिंग में कितना ये हाइट कवर कर रहा है और कितना टाइम कवर कर रहा है। जो हाइट कवर किया उसको मेज़र करने में E1 का एरर है और टाइम को हमने जो मेज़र किया उसमें E2 का एरर है। तो हमने इस बॉडी के फ्री फॉल को जब देखा और उसके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को मेज़र किया तो उसमें E1 का एरर मिला और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया उसमें E2 का एरर मिला। तो बताओ कि इस H और T का यूज़ करके हम लोग G कैलकुलेट करेंगे तो इस G में व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को लिखना लिख सकते हैं। द फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय अ स्टूडेंट। ही ऑब्जर्व्स even error in measuring the distance covered by the body and also observes E2 error in measuring the time taken by the body. Then what will be the maximum percentage error in computation of or calculation of acceleration due to gravity? acceleration due to gravity को कैलकुलेट करने में कितना हमारा एरर आएगा। द बॉडी इज स्टार्टिंग एट रेस्ट। जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना रहा करें वो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को खुद लिख लें या मैं बोलूँ तो आराम से उसको सुन के लिख लें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं एच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² होता है और उसमें भी कह दिया बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। तो h इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, हाफ GT² होगा। अब यहाँ से मैं g फाइंड करूँगा तो क्या आएगा, 2h/t² आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एरर इन g अगर मैं निकालूँ दैट इज डेल्टा g/g इंटू 100, तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा h/h इंटू 100 प्लस t के पावर t है तो 2 इंटू डेल्टा t/t इंटू 100, ठीक है। तो g में परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना था इज इक्वल टू हाइट में परसेंटेज एरर कितना दिया है, E1 प्लस 2 टाइम्स टाइम में कितना दिया है, E2, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो E1 प्लस 2E2 विल बी द मैक्सिमम एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी। अगर इस डाटा को यूज़ करके, इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके अगर हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो एरर आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी E1 प्लस E2। इतना मैक्सिमम एरर आ सकता है जहाँ E1 E2 डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करने में आने वाले एरर हैं, ठीक है। तो डन क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी क्वेश्चन 9 की तरफ तुरंत चलेंगे, डू इट फास्ट। फाइन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते 9 क्वेश्चन में क्या कुछ नया सीखने को हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों की एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब की मुझको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
तो डेंसिटी कैलकुलेट, अब डेंसिटी को डायरेक्ट तो मेज़र हम लोग कर नहीं सकते। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या करना होगा, इसके मास को मेज़र करना होगा, इसके वॉल्यूम को मेज़र करना होगा। अब क्यूब के वॉल्यूम को डायरेक्ट मेज़र तो कर नहीं सकते। हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। तो उसकी साइड हम लोग मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने वाली दो चीज़ें, मास और साइड। तो मास और साइड को मेज़र करके हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन देखो बनना शुरू हो जाएगा। अब तक समझाया कि मैं क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब के मास को मेज़र करने में 1.5% का एरर आता है, ठीक है। और उस क्यूब की साइड को मेज़र करने में 1% का अगर एरर आता हो तो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ द क्यूब। अगर इन डाटा से हम लोग उस क्यूब की डेंसिटी कैलकुलेट करें तो उस डेंसिटी में कितना एरर आने की संभावना होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जिनको लिखना है मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लें। द परसेंटेज एरर in measurement of mass of a cube is 1.5% and that in one side of the cube is 1%. Then find maximum percentage error in calculation of density of the cube. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ज़रूर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये नोट्स, ये क्लास, ये क्वेश्चंस हमारे बहुत काम आने वाले आगे के हमारे रिवीजन टाइम में। तो बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब हो गया ए का क्यूब, ठीक है। तो अगर यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं कि मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डी, जो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस ए के पावर 3 है तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो मास का परसेंटेज है कितना है बचा, 1.5%, और साइड का परसेंटेज एरर है 1%, तो 314.5। तो 4.5% इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर है इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन था, आसान था, बेसिक था, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस करना। तो चलती हाँ इससे कर लो, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ जल्दी, डू इट फास्ट। चलो बच्चों इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, और वो भी जेईई मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को हमें ये देखकर सॉल्व नहीं करना है कि यार ये मेंस में आए तो नीट वालों को नहीं करना है, ये नीट का क्वेश्चन है तो मैं आईटी की प्रिपरेशन करूँ तो मैं नीट का क्वेश्चन क्यों करूँ, मैं नीट का बच्चा हूँ तो आईटी क्वेश्चन क्यों करूँ। कभी क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है ना। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जो भी नीट के बच्चे हैं, कभी किसी क्वेश्चन को जज नहीं करना है कि यार ये मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं, मुझको लेवल क्या है, हमें बस पढ़ रहे हैं। तो हमेशा हमको एक स्टेप आगे जाके प्रिपरेशन करनी है, एग्जैक्ट वही के लिए नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के प्रिपरेशन करेंगे तो हमेशा औरों से आगे रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूब का मास मेज़र किया गया और मास मेज़र करने पर इतनी वैल्यू आती है 10.0 प्लस माइनस 0.10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम उसका मास है, उसमें 0.1 किलोग्राम का एरर हो सकता है, ऐसा मेजरमेंट ने बता रहा है। साइड मेज़र किया गया 0.10, जिसमें प्लस माइनस 0.01 मीटर तक का एरर हो सकता है। ये एक क्यूब के मास और साइड के बारे में मेजरमेंट हमको पता है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे कहा था ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज इन डेंसिटी, या ऐसे पूछ सकता है कि
व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द क्यूब, क्यूब की डेंसिटी बताओ। तो क्यूब की डेंसिटी बस मास अपॉन वॉल्यूम नहीं करना है, क्यूब की डेंसिटी विथ एरर बताना होगा कि क्यूब की डेंसिटी इतनी है जिसमें इतना एरर हो सकता है। या फिर तुमसे दूसरा पूछ सकता है कि फ्रैक्शनल और एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करो या डेंसिटी की वैल्यू बताओ विथ एरर, या फ्रैक्शनल या एब्सोल्यूट एरर बताओ डेंसिटी में कितना होगा। मैं सारे पॉसिबिलिटी लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अगर ये डाटा मेरे पास है तो बिलीव करो ये तीनों क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं इसको देख करके बनाऊं तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है। और अगर सिर्फ फ्रैक्शनल एरर पूछा होता, फ्रैक्शनल एरर, तो 100 यहाँ से हटा दिया होता, फ्रैक्शनल आया था। और एब्सोल्यूट एरर पूछा तो डेल्टा डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। डी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से, यहाँ पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद डी यहाँ भेज देंगे, डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगी, भाई तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर होगा। और एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा तो डेंसिटी के साथ निकाल करके प्लस माइनस करके लिख देंगे वैल्यू, तो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो मान लो परसेंटेज एरर हम लोग निकाल लें, बाकी दो मुझे तुम करके दिखाओगे। तो अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा, डेल्टा एम कितना है 0.10 अपॉन मास कितना है 10 इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ए कितना है 0.01 और ए कितना है 0.10 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10/10, ये तो कितना हो गया तुम्हारा 1, ठीक है सीधा। और ऊपर क्या हो जाएगा 1/0.1, 1/0.1 किया तो कितना हो जाएगा बेटा 10 इंटू 3 किया तो कितना हो जाएगा 30। तो टोटल ये जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना होगा बेटा 31% का इसमें मैक्सिमम एरर आ सकता है वॉल्यूम में। तो परसेंटेज एरर तो बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हमें मान लो निकालना है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 10 किलोग्राम, वॉल्यूम कितना है 0.1 का साइड है, क्यूब भी करना होगा। तो 0.1 को हम लोग अगर चाहें तो 10⁻⁻1 कह सकते हैं का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यू है, लेकिन डेंसिटी की तुमको वैल्यू एरर के साथ लिखनी होगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 10⁴ प्लस माइनस 31% का एरर होगा इसमें, देन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की वैल्यू होगी। अब 10⁴ का 31% ऐसे लिखना नहीं होगा, 10⁴ का 31% निकाल करके यहाँ पे लिखोगे तो डेंसिटी की वैल्यू आएगी एरर के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, अगर हम लोग किसी गिवन एक्सप्रेशन से फॉर्मूला बनाने हमें आता है तो परसेंटेज पूछे, फ्रैक्शनल पूछे, एब्सोल्यूट पूछे, कुछ भी पूछे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल लिया मैंने। इस डेंसिटी में 31% का एरर है, तो इसका 31% निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हो, प्लस माइनस लगा दोगे, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी विथ एरर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो तुमको ध्यान रखना होगा कि हमें किस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या जवाब दे, एकदम क्लियर कट। क्या पूछ सकता है परसेंटेज एरर, क्या पूछ सकता है डेंसिटी की वैल्यू बताओ एरर के साथ, या डेंसिटी में फ्रैक्शनल एरर या एब्सोल्यूट एरर। ये 3-4 चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं। तो हमें हर टाइप के
क्वेश्चन का जवाब देने आना चाहिए कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे आंसर देना है। ठीक, एकदम क्लियर कट कि हाँ इस क्वेश्चन में ये काम करना है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो डू इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हालांकि 11 जैसा क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 8 में कराया था, मगर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अगर दिमाग से भूल गया हो तो वो दिमाग में रहे। कराया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है P विच इज़ a to the power 1/3 b cube root c and d to the power 2/5। इस तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, a के पावर 1/3 b क्यूब c के पावर c रूट c एंड d के पावर 2/5। और कह रहा है कि a b c और d में जो परसेंटेज एरर है रिस्पेक्टिवली 3%, 0.6% एंड 2% एंड 1.5% इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में A B C D है, A B C एंड D जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में परसेंटेज एरर दिया है। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से फॉर्मूला हम लोग क्या बनाएंगे। अब जिन बच्चों को अगर भूल गया है फिर से उनके लिए बताता हूँ कैसे एक्सप्रेशन में हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं। अब परसेंटेज एरर इनफैक्ट मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P हमें फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज डेल्टा P बाई P इंटू 100। अब करते क्या है, जो भी पावर है उसका मल्टीप्लाई करना है उसके परसेंटेज एरर में। तो पावर A का 1/3 है, 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन A। यही मेन तुमको फॉर्मूला ध्यान रखना है, हर जगह इसी को अप्लाई करना है। B के पावर 3 है तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस, अच्छा न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो फर्क नहीं पड़ता, बस पावर को हमको मल्टीप्लाई करना है। C है रूट C का मतलब कितना हो गया 1/2 एंड परसेंटेज एरर इन C प्लस D के पावर कहता है बच्चा 2/5, तो 2/5 इंटू परसेंटेज एरर इन D। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देना। तो इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ऐसा ही है कि जिन बच्चों को भूल गया है कि कैसे करेंगे उनको ध्यान आ जाए। तो 1/3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ A जो कि 3% है, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ B जो कि 0.6% है, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ C जो कि 2% है, प्लस 2/5 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ D जो कि 1.5% है। ठीक है, तो प्लेन कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 1% प्लस 1.8% प्लस 1% प्लस 0.3 इंटू 2 0.6, तो कितना हो जाएगा ये 1,1,2,3 एंड 14 ना। तो 4.4% का मैक्सिमम एरर आएगा P में अगर A B C D में इतना एरर आया है तो। ठीक है, चलो तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो और एक क्वेश्चन तुमको मैं दूंगा आज, सारे बच्चे उसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। इससे कर लो, इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में करके मुझको बताना है। ठीक है, इससे कर लो, फिर क्वेश्चन देता हूँ जल्दी। ओके फाइन, तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, जो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मगर आज का सारा क्वेश्चन मैंने किया है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करके मुझको आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि क्यूबॉइड की एक लेंथ है 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ उसकी नापी गई 1.0 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और हाइट उसकी नापी गई 0.1 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू हो गई, ब्रेथ की वैल्यू हो गई, हाइट की वैल्यू हो गई, और सबके वैल्यू में कितना कितना एरर है वो भी हमको दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कितना मैक्सिमम परसेंटेज आएगा। एंड एक चीज़ और करनी है, तुमको वॉल्यूम की वैल्यू लिखनी है, वॉल्यूम की वैल्यू लिखनी है विथ एरर, कि वॉल्यूम जितना होगा एरर उसके साथ उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मेंशन करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टॉप करेंगे अपनी क्लास को। आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं ये सब के सब एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चन है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तुमको एग्ज़ाम प्रिपेयर्ड करने, तुम्हारे अंदर से एरर एनालिसिस को लेकर के एकदम डर खत्म करके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार दो बार जितनी बार मन करो उतनी बार देखो। ऐसे ही क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आते हैं और कहाँ से आते हैं, तो इन क्वेश्चन ध्यान से प्रैक्टिस करो और इन पर ही हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमको मिलेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कहीं किसी कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे डाउट्स को ज़रूर दूर करेंगे थ्रू नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।